अगले साल यानी 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए अभी से उत्तराखंड में चुनावी माहौल बन चुका है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी रणनीति बना दी है। यूकेडी भी इस बार नए अंदाज में दिख रही है। इस बार यूकेडी केवल संघर्ष और विरोध की राजनीति करती नहीं दिख रही है। यूकेडी अपनी विरोध और संघर्ष की छवि से हटकर इस बार समस्याओं के समाधान पर प्रमुखता से बात करती नजर आ रही है। जैसे पिछले हफ्ते ही यूकेडी की सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति ने एक लंबा नीतिगत एजेंडा जनता के बीच रखा है। इसमें उत्तराखंड को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में अलग संवैधानिक प्रावधान दिए जाने की बात शामिल है। डॉक्यूमेंट में यूकेडी ने राज्य में गढ़वाल और कुमाऊं के साथ तराई कमिश्नरी बनाए जाने जैसी व्यवहारिक बातें तथ्यों के साथ शामिल की हैं। उत्तराखंड में लंबे समय से पॉलिटिकल वैक्यूम की बात कही जाती है, इसलिए राज्य की राजनीति में तीसरे विकल्प के स्कोप को कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। यूकेडी किस तरह इस विकल्प में खुद को फिट कर पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस हफ्ते राज्य की राजनीति में एक ऐसी घटना घटी जो एक पर्वतीय राज्य की संकल्पना को झटका देती है। ऐसा लगता है अब राजनीतिक पार्टियां पहाड़ में अपना भविष्य नहीं देखती हैं, इसलिए पहाड़ का प्रतिनिधित्व अब पार्टी स्तर पर भी कम होने लगा है। इस हफ्ते 6 साल बाद उत्तराखंड कांग्रेस ने नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान किया है। अब अगर आप इस कार्यकारिणी का विश्लेषण गढ़वाली कुमाऊनी या बामन ठाकुर के घिसे हुए तराजू पर करेंगे तो आपको मजा तो खूब मिल जाएगा, लेकिन ठोस बात कुछ नहीं निकलेगी। आज हम नई कांग्रेस कार्यकारिणी के विश्लेषण पर एक नए एंगल से बात कर रहे हैं, जिस पर बात करना पहाड़ के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को जिंदा रखने के लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और वीकली खबर बात के आज के एपिसोड में नई कांग्रेस कार्यकारिणी के बहाने सुनने की कोशिश करते हैं पहाड़ के प्रतिनिधित्व के लिए बजने वाली खतरे की घंटी को। पिछले हफ्ते आपने देहरादून नंदा की चौकी के पास टॉन्स नदी पर बने पुल की अप्रोच रोड टूटने वाली खबर जरूर सुनी होगी। इस लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने 3 इंजीनियर सस्पेंड किए और इसके अलावा सरकार ने सड़क बनाने वाली कंपनी हिमालयन कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अग्रिम आदेशों तक कंपनी को लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड की टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। ये वही कंपनी है जिसमें भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रुचि भट्ट की 25% की हिस्सेदारी है। अब ये तो हुई देहरादून की बात, जहां आपको लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष रुचि भट्ट का बचाव भी नहीं कर रही है। ये खबर सुनकर तो लग रहा है कि उत्तराखंड में नायक पिक्चर के अनिल कपूर की स्टाइल में काम हो रहा है। हफ्ते भर में अपनी पार्टी के बड़े पदाधिकारी की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई और फिर 3 इंजीनियर भी सस्पेंड। पर क्या राज्य में सभी जगह सरकार इतनी तत्परता से पहुंच पाती है? इसे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी पर बन रहे एक पुल के निर्माण से समझते हैं। यहाँ अलकनंदा नदी पर बने 150 साल पुराने एक पुल की जर्जर हालत देखते हुए इसे लोक निर्माण विभाग ने 2022 में बंद कर दिया था। नए पुल का काम इसके 4 साल बाद शुरू हुआ, लेकिन निर्माण शुरू होने के बाद खबर ये है कि पुल के निर्माण में लापरवाही बढ़ती जा रही है। अब जरा सोचिए, पौड़ी जिले के 35 से ज्यादा गांवों को जोड़ने वाला पैदल झूला पुल 4 साल बाद बन रहा है, उसमें भी लापरवाही की खबर आ रही है। अलकनंदा झूला पुल की ये खबर सिर्फ स्थानीय अखबारों में मिलेगी? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक ही राज्य में ऐसा क्या है कि देहरादून में पुल टूटने की खबर पूरे राज्य में तहलका मचा देती है, लेकिन अलकनंदा का झूला पुल 4 साल बाद बंद होने के बाद भी चर्चा का विषय नहीं बनता है? हमारे राज्य की राजनीति आप इसी हफ्ते की एक और घटना से समझ सकते हैं। उत्तराखंड का हाईकोर्ट पहाड़ से मैदान में पलायन कर रहा है। इस हफ्ते इसके लिए हल्द्वानी में जमीन मिलने से जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट की ओर से पास हो चुका है। यूकेडी के सिवा इस फैसले को दोनों पार्टियों ने खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया है। आप हाईकोर्ट के पलायन का पूरा गणित हमारे एक पुराने वीडियो में देख सकते हैं। वैसे इन दिनों उत्तराखंड के स्थानीय अखबार राज्य में आपदाओं की खबर से भरे रहते हैं। अगर इस हफ्ते की बात करें तो राज्य में करीब 132 सड़कें बंद रही। जाहिर है, बंद सड़कों में सबसे ज़्यादा पहाड़ की ग्रामीण सड़कें हैं। इसके बावजूद आपको उत्तराखंड का कोई नेता इस विषय पर बोलते या खुली राजनीति करते हुए नहीं दिखेगा। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों है? इसका बहुत सरल जवाब है, उत्तराखंड की राजनीति में पहाड़ के मुद्दे राजनीति के मुद्दे हैं ही नहीं। और इसका बहुत सीधा कारण है पहाड़ का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर होना।
26 सालों में उत्तराखंड की राजनीति में पहाड़ से चुने जाने वाले नेता कमजोर हुए हैं। कमजोर होते पहाड़ के प्रतिनिधित्व को आप 6 साल बाद बनी कांग्रेस कार्यकारिणी में बहुत साफ साफ देख सकते हैं। 167 नेताओं की कांग्रेस कार्यकारिणी को विश्लेषक हमारे सामने ये कहकर पेश कर रहे हैं कि इसमें गढ़वाल को 113 और कुमाऊं को महज 54 पद मिले हैं। राजनीति के पुराने पंडे इसमें पुराने मसाले का छौंक लगाकर बता रहे हैं कि 64 पद ठाकुरों को गए, जबकि 39 पद ब्राह्मणों को। भारत की राजनीति में जातीय और क्षेत्रीय विश्लेषण जरूरी है, लेकिन उत्तराखंड में इसकी आड़ में एक बड़ी बात छुपा दी जाती है। जैसे अगर आप 167 नेताओं को जिलेवार देखेंगे तो आपको 3 मैदानी जिलों के मुकाबले पहाड़ी जिलों से नेता बहुत कम दिखेंगे। जैसे कांग्रेस कार्यकारिणी में 24 उपाध्यक्ष हैं, जिसमें 16 सिर्फ 3 मैदानी जिलों से हैं, जबकि बचे हुए 10 जिलों में से सिर्फ 8 उपाध्यक्ष बने हैं। इसमें भी नैनीताल को आंशिक तौर पर पर्वतीय जिला माना जाता है, इसलिए अब अगर आप 9 पर्वतीय जिलों से उपाध्यक्षों की संख्या देखेंगे तो वो सिर्फ 5 मिलेगी। प्रतिनिधित्व की इसी तरह की स्थिति आपको महासचिव के पद में भी मिलेगी। यहाँ 36 महासचिवों में 3 मैदानी जिलों से 20 महासचिव हैं, यानी 3 जिलों में आधे से ज्यादा महासचिव पद गए हैं। 107 सचिवों में भी 3 मैदानी जिलों का प्रतिनिधित्व 50% से ज्यादा ही है। जाहिर है, नई कांग्रेस कार्यकारिणी साफ साफ दिखाती है कि उत्तराखंड की राजनीति में मैदान का दबदबा बढ़ चुका है। वैसे जब कभी मैदान और पहाड़ के आधार पर कोई विश्लेषण होता है तो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैदान से चुनकर आने वाले नेता का मूल तो पहाड़ ही है। यानी ये तो सभी मानते हैं कि उत्तराखंड के नेताओं ने राजनीतिक पलायन किया है। वैसे उत्तराखंड की राजनीति में राजनीतिक पलायन बहुत सामान्य और स्वीकार्य है। हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, अनुपमा रावत, खजान दास, गणेश जोशी, विजय बहुगुणा जैसे न जाने कितने नाम हैं जिन्होंने राजनीतिक पलायन किया है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम यहाँ मैदानी बनाम पहाड़ी की बहस नहीं खड़ी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मजबूत प्रतिनिधित्व की। इसे उत्तराखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के राजनीतिक पलायन के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत मूल रूप से पौड़ी जिले से हैं। तीनों ने ही अपना राजनीतिक पलायन उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कर लिया है। अगर किसी नेता के महज पहाड़ी मूल का होने से समस्याओं का समाधान हो जाता है, तो फिर पौड़ी जिले में पिछले 26 सालों में कुल 144 लोग वन्य जीवों का शिकार क्यों हुए हैं? अगर वाकई पहाड़ी मूल का होने भर से समस्याओं का समाधान हो जाता है, तो उत्तराखंड में आज तक कोई भी चुना हुआ मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो पहाड़ी मूल का नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड में पहाड़ मूल के लोगों का विश्वास जीते बिना सरकार चलाना संभव नहीं है। इसका एक उदाहरण पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा है। लेकिन सिर्फ पहाड़ मूल का होने से क्या पहाड़ की आवाज बची रहेगी? कुल मिलाकर सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में कितने गढ़वाली और कितने कुमाऊनी हैं। सवाल ये भी नहीं है कि कितने ब्राह्मण हैं और कितने ठाकुर। असल सवाल तो ये है कि जिस राज्य की पहचान ही पहाड़ से बनी, उस राज्य की राजनीति में पहाड़ की आवाज कितनी बची है। क्योंकि प्रतिनिधित्व का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई नेता कहाँ पैदा हुआ है। प्रतिनिधित्व का मतलब ये है कि वो किस इलाके की समस्याओं को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाता है, किस इलाके की आवाज पार्टी के भीतर पहुंच जाता है और नीति बनाते समय किस भूगोल की मुश्किलों को समझता है। पौड़ी का नेता देहरादून में रह सकता है, अल्मोड़े का नेता हल्द्वानी से राजनीति भी कर सकता है और पहाड़ का कोई भी व्यक्ति मैदान से चुनाव भी लड़ सकता है। इसमें अपने आप में कोई समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब राजनीतिक पलायन के साथ मुद्दों का भी पलायन शुरू हो जाता है। जब पहाड़ की बंद सड़कें सिर्फ स्थानीय अखबारों की खबर बनकर रह जाएं, जब पहाड़ के गांवों को जोड़ने वाला पुल 4 साल तक न बने फिर भी वो राज्य की राजनीति का सवाल न बने, जब आपदा, पलायन, वन्यजीव संघर्ष, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे पहाड़ के बुनियादी सवाल चुनावी राजनीति के केंद्र में ही ना आए, और जब किसी राजनीतिक दल की संगठनात्मक संरचना में लगातार मैदान का प्रतिनिधित्व बढ़ता जाए, तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि किस जाति या क्षेत्र के कितने नेता हैं। हमें ये भी देखना चाहिए कि किस भूगोल की आवाज़ कितनी ताकतवर है। उत्तराखंड अब बनाया ही इसलिए गया कि पहाड़ की अपनी समस्याओं को, पहाड़ की परिस्थितियों को समझने वाली सरकार और राजनीति मिले। अगर 26 साल बाद भी पहाड़ की सबसे बड़ी समस्याएं चुनावी राजनीति की प्राथमिकता नहीं बन पा रही हैं, तो हमें सिर्फ नेताओं को नहीं, अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मॉडल को भी सवालों के घेरे में खड़ा करना होगा। क्योंकि उत्तराखंड का सवाल पहाड़ी बनाम मैदानी नहीं है। उत्तराखंड का असली सवाल है, क्या पहाड़ की आवाज सत्ता और राजनीति में बराबर सुनी जा रही है? और अगर जवाब नहीं है, तो खतरे की घंटी कांग्रेस के संगठन में नहीं बज रही है, ये घंटी उत्तराखंड की पूरी राजनीति के लिए बज रही है।